वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन ओवरऑल स्टडी यूट्यूब चैनल। कल मैंने आपको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से रिलेटेड आपको टॉपिक अच्छे से समझा दिया था और मैंने आपका मेरिट्स और डिमेरिट्स पर छोड़ा था। तो आज वहीं से शुरू करेंगे। अगर आपने वो प्रीवियस पार्ट नहीं देखा सो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए, अदरवाइज आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं होगा। चलिए फिर भी मैं आपको रिलेट करके थोड़ा सा चलती हूँ। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है, जो एक टीचर होती है वो मदर टंग में बच्चों का ट्रांसलेशन कर करके चलती है वर्ड बाय वर्ड में। जो टारगेट लैंग्वेज होती है जो हमें सीखनी है वो बच्चा किस में सीखता है? मदर टंग में सीखता है। ठीक है, इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ट्रांसलेशन से ही पता चल रहा है कि वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन होती है। ठीक है, इसमें जो स्टूडेंट्स होता है वो पैसिव लर्नर होता है। ठीक है, मेन फोकस किस पर होता है? मेन फोकस टीचर पर होता है, बिकॉज टीचर ही सारे एक्सप्लेनेशन करता है, टीचर ही ट्रांसलेट करता है। सिर्फ बच्चा जो होता है, बच्चे का काम क्या होता है? स्टूडेंट्स का काम होता है सिर्फ सुनने का। ठीक है, सारा जो एक्टिव क्या होते हैं? टीचर एक्टिव होते हैं। चलिए इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मेरिट्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मेरिट्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जैसे कि आप समझ रहे हैं कि चीज़ यूज कर रहे हैं, उसके फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सो आप अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तब आप उसमें डिमेरिट्स लिखोगे। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तब मेरिट्स लिखोगे। तो मेरिट डिमेरिट्स आप ये मत समझिएगा कि मेरिट्स और डिमेरिट्स। ठीक है, मेरिट्स मीन्स होता है एडवांटेजेस एंड डिमेरिट्स मीन्स डिसएडवांटेजेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट मेरिट्स. So let's know about merits. What's the merits of grammar translation method? Popular at primary stage. ठीक है, ये कहाँ पॉपुलर है? प्राइमरी स्टेज पर के लिए पॉपुलर है। अगर आप प्राइमरी स्टेज पर डायरेक्ट मेथड से टीच करोगे तो क्या छोटे बच्चे उस किसी भी, अगर आप हिंदी भी पढ़ा रहे हो डायरेक्ट पढ़ा दोगे तो क्या छोटा बच्चा उसको अच्छे से अडॉप्ट कर लेगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये पॉपुलर है, सिर्फ प्राइमरी स्टेज पर ही पॉपुलर है। ठीक है, आगे जैसे कि अपर लेवल पर चले जाते हैं तब वहाँ डायरेक्ट मेथड का यूज़ किया जाता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, पॉपुलर एट प्राइमरी स्टेज। ठीक है, टाइम सेविंग क्यों कहा गया है? टाइम सेविंग इसलिए कहा गया है बिकॉज ये मेथड जो होता है टाइम सेव करता है। टीचर्स एक टॉपिक को अच्छे से जब क्लियर कर देगा, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन कर देगा, बच्चे को वर्ड बाय वर्ड समझा देगा, बच्चे को वो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम बच्चे को वो टॉपिक अगर रिवीजन करने के लिए दे जाएगा तो उसमें कम टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि आप बच्चे ने को डायरेक्ट पढ़ा दिया, उसको समझ नहीं आया, फिर उस बच्चे को आपको दोबारा से उसको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। इसीलिए इसे टाइम सेविंग कहा गया है, बिकॉज एक बार में अगर हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर दे देते हैं, एक बार में अच्छे से ट्रांसलेशन कर देते हैं तो बच्चे को वो अच्छे से क्लियर हो जाता है और हमारा टाइम भी सेव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिकल क्यों कहा गया है? इकोनॉमिकल इसलिए कहा गया है बिकॉज इसमें जो होती है हम पैसे की बचत होती है, इसमें पैसा कम लगता है, धन कम व्यय होता है। इकोनॉमिकल है बिकॉज इसमें ट्रांसलेशन के लिए हमें कोई स्पेशल एड्स यूज़ नहीं करने पड़ते, स्पेशल कोई हमें कुछ सामग्री की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही ट्रांसलेशन वर्ड बाय वर्ड करता है, इसीलिए कुछ स्पेशल थिंग्स की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसीलिए इसे इकोनॉमिकल कहा गया है। करेक्ट नॉलेज ऑफ ग्रामर वोकैबुलरी। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर आप ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कराओगे तो मैंने आपको बताया था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में कौन सा रूल यूज होता है? डिडक्टिव मेथड यूज होता है। डिडक्टिव मेथड क्या होता है? निगमन विधि। अर्थात इसमें कहाँ चला जाता है? इसमें हम करते हैं रूल्स टू एग्जाम्पल। क्या चलते हैं? रूल्स टू एग्जाम्पल। पहले हम रूल्स कराएंगे, ठीक है, रूल्स कराएंगे बच्चे को, उसके बाद एग्जाम्पल कराएंगे। जब हम इसमें क्या होएगा, जब रूल्स कराएंगे तो बच्चों को ग्रामर की ग्रामर की अच्छे से नॉलेज होगी और ग्रामर की वोकैबुलरी की अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, करेक्ट नॉलेज ऑफ ग्रामर वोकैबुलरी, बिकॉज इसमें जो होती है इससे क्या होता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से आपकी जो नॉलेज होती है वो इंक्रीज होती है। किसकी? ग्रामर वोकैबुलरी की। ठीक है, बेसिकली यूज्ड टू टीच फॉरेन लैंग्वेज। अब आप ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं, टारगेट लैंग्वेज को, जो हमें टारगेट लैंग्वेज का मीन्स होता है जो लैंग्वेज हमें सीखनी है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उसे हम किसके थ्रू सीखते हैं? मदर टंग के थ्रू सीखते हैं। अब टारगेट लैंग्वेज क्या होगी? टारगेट लैंग्वेज यानी कि अदर ऐसी लैंग्वेज जो हमें नहीं आती, जो लैंग्वेज हमें नहीं आती उसे हम क्या कह सकते हैं? फॉरेन लैंग्वेज भी कह सकते हैं। और मदर टंग क्या होती है? हमारी मातृभाषा होती है। जो टारगेट लैंग्वेज होती है वो होती है टारगेट लैंग्वेज को हम फॉरेन लैंग्वेज भी कह सकते हैं। सो बेसिकली यूज्ड टू टीच फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, ये कहाँ यूज होती है? मोस्ट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज को टीच करने के लिए, तो फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए, पढ़ाने के लिए की जाती है। आर्ट्स ऑफ ट्रांसलेशन, इसमें क्या होता है? ट्रांसलेशन की आर्ट आ जाती है। आप देखिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है, हमें वोकैबुलरी का ज्ञान होता है, ग्रामर्स के रूल्स का ज्ञान होता है, सो हमें ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से आ जाएगी।
जब आपको ग्रामर्स आ जाएगी, ग्रामर की वोकैबुलरी आ जाएगी, रूल्स आ जाएंगे, सो आप क्या करोगे, ट्रांसलेशन अच्छा करने लगोगे। ट्रांसलेशन अच्छा करोगे तो आर्ट्स ऑफ ट्रांसलेशन इसीलिए कहा गया है। इसमें इससे क्या होता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से हम ट्रांसलेशन करना बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिमेरिट्स। आपको मेरिट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए डिमेरिट्स देखते हैं, बिकॉज किसी भी थिंग के अगर फायदे होते हैं तो नुकसान भी तो होते ही होंगे ना। तो डिमेरिट्स देखते हैं, व्हाट इज द डिमेरिट्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। चलिए देखते हैं अननेचुरल। अननेचुरल मेथड क्यों है? अब आप सोच रहे होंगे अननेचुरल है, अरे हाँ यार अननेचुरल है, बिकॉज अननेचुरल इसीलिए कहा गया है। नेचुरल किसे कहा जाएगा? नेचुरल डायरेक्ट को कहा जाएगा। अगर हम डायरेक्ट पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम स्पीक करेंगे तो उसे नेचुरल कहा जाएगा। जब हम डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे तो अननेचुरल ही कहा जाएगा ना। ठीक है, सो इट्स कॉल्ड अननेचुरल मेथड। गेटिंग ऑब्सोल्यूट, गेटिंग ऑब्सोल्यूट क्यों कहा गया? गेटिंग ऑब्सोल्यूट बिकॉज नाउ इन दिस टाइम इन इंडिया ऑल्सो इट्स गेटिंग ऑब्सोल्यूट। ये लुप्त होता जा रहा है, धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। आजकल क्या होता है, जो टीचर्स हो रहे हैं, नए नए टीचर आ रहे हैं आजकल, वे क्या कर रहे हैं, वे डायरेक्ट पढ़ाना पसंद कर रहे हैं। अब मुझे देखिए, मैं तो बाइलिंगुअल पढ़ा रही हूँ ना, मैं डायरेक्ट नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो मेरा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अनवांटेड। अनवांटेड क्यों कहा गया? मैंने आपको बताया ना, इसमें जो होती है हमारे LSRW में से हमारे लिसनिंग पर और स्पीकिंग पर फोकस किया ही नहीं जाता। इसमें फोकस किस पर किया जाता है? फोकस जो मेन फोकस होता है इसका, वो होता है हमारा राइटिंग पर और रीडिंग पर। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है वो रीडिंग पर दिया जाता है। सो जब इसमें लिसनिंग पर बिल्कुल भी फोकस नहीं दिया जाएगा, स्पीकिंग पर फोकस नहीं दिया जाएगा, तो अनवांटेड होगा ना। अब आप एक बात बताइए, आप पढ़ रहे हो अच्छे, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको ग्रामर के सारे रूल्स आते हैं, सारे ग्रामर के रूल्स आपको लर्न है, बहुत आपकी वोकैबुलरी बहुत ही अच्छी है, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ईडियम, फ्रेजेस, वर्ड्स, इतनी ज़्यादा आपने याद कर रखी है ना, अच्छे मास्टर हो। लेकिन क्या बात हो रही है, आप स्पीकिंग नहीं कर पा रहे, एक अच्छे स्पीकर नहीं हो, आप फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पा रहे। सो आप क्या सोचते हो, यार क्यों नहीं कर पा रहा मैं? बिकॉज इसीलिए नहीं कर पा रहे, जो आपने सीखा है ना वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से सीखा है। अगर आप डायरेक्ट मेथड से सीखते तब आप बहुत अच्छी स्पीकिंग कर पाते। ठीक है, सो आपने जो ग्रामर ट्रांसलेशन से सीखा है, इसीलिए आप लिसनिंग और स्पीकिंग पर इसमें जोर नहीं दिया जाता, इसलिए अनवांटेड है। ठीक है, मोस्ट ऑफ सबको पसंद नहीं आती। इस टाइम पर मुझे भी आकर ना ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड अच्छी नहीं लगती, बिकॉज माई कम्युनिकेशन स्किल इज ऑल्सो लेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्पीच नेग्लेक्टेड लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ जो मैंने आपको वही जो मैंने बताया, आपकी स्पीकिंग अच्छी नहीं होगी, आप फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, बिकॉज यहाँ जो है आपको टारगेट लैंग्वेज सिखाई तो जा रही है, लेकिन टारगेट लैंग्वेज आपको रूल्स के थ्रू सिखाई जा रही है, स्पीकिंग नहीं कराई जा रही। जब स्पीकिंग को निगलेक्ट कर दिया जाएगा तो क्या होगा, स्पीकिंग आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इज नॉट पॉसिबल, इट्स ऑल्सो इट्स डिसएडवांटेज। अब आप एक बात और सोचिए, जब एग्जैक्ट, हाँ एक बात सोचिए, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं थोड़े ना इतनी एक्सपर्ट हूँ। कोई भी पूरे वर्ल्ड में एक बंदा ऐसा नहीं होगा जिसको सब कुछ आता हो, बहुत बिल्कुल एक्सपर्ट हो सभी चीज़ों में, नहीं होता ना। सो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इज नॉट पॉसिबल। मैं पढ़ा रही हूँ, काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें मुझे भी मीनिंग्स नहीं पता होता उनका। सो इसीलिए इसमें क्या कहा गया है, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इज नॉट पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्रामर बाय रूल्स नॉट बाय यूज। यहाँ क्या किया जा रहा है, ध्यान से समझ लीजिए, ग्रामर कैसे कराई जा रही है, बाय रूल्स। मैंने आपको बता दिया कौन सा मेथड यूज हो रहा है, डिडक्टिव मेथड यूज हो रहा है। डिडक्टिव मेथड का मीन्स क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज रूल्स एंड आफ्टर यूज रूल्स वी कैन यूज एग्जाम्पल्स। यहाँ क्या लिखा है, वही चीज़ों को बार बार घुमा फिरा कर, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ क्या किया जा रहा है, ग्रामर रूल्स से पढ़ाई जाती है, यूज से नहीं पढ़ाई जाती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओनली बुकिश इंग्लिश यूज्ड। यहाँ क्या कह रहा है, केवल किताबी भाषा, ठीक है, बच्चों को किताबी कीड़ा बनाया जा रहा है। बुकिश नॉलेज इज यूज्ड, बुकिश नॉलेज ही यूज़ की जाती है, बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा नहीं कराया जाता, जो रूल्स होते हैं वो कराए जाते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल कराए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्टूडेंट्स आर पैसिव लर्नर। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, स्टूडेंट क्या होता है, पैसिव लर्नर होता है। बिकॉज यहाँ क्या होता है, जो टीचर होता है, टीचर ही एक्टिव होता है। टीचर ट्रांसलेशन करेगा, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करेगा, पढ़ाएगा, समझाएगा, सब करेगा। स्टूडेंट्स का क्या वर्क है, सिर्फ स्टूडेंट्स बैठा हुआ सुनेगा। ठीक है, स्टूडेंट्स का काम है ओनली लिसनिंग। सो इसीलिए कहा गया है पैसिव लर्नर। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पैसिव लर्नर्स होते हैं। नो फोकस ऑन स्पीकिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, यहाँ जो होता है, ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ फोकस नहीं किया जा रहा है। किस पर फोकस नहीं किया जा रहा है, यहाँ स्पीकिंग पर फोकस नहीं किया जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया, स्पीकिंग पर फोकस नहीं किया जाता है। और प्रोनाउंसिएशन देखिए,
किसी अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग करनी है, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन है वो प्रोनाउंसिएशन है। इसीलिए जब यहाँ प्रोनाउंसिएशन पर फोकस नहीं किया जाता, सो स्पीकिंग पे फोकस नहीं किया जाता, एंड प्रोनाउंसिएशन पर फोकस नहीं किया जाता। अब आप एक बात बताइए, अगर आपको एक अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, यू ऑल्सो इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। ओके, प्रोनाउंसिएशन यहाँ क्या किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन पर फोकस नहीं किया जाता, स्पीकिंग पर फोकस नहीं किया जाता, यहाँ बस यहाँ क्या किया जाता है, बस ट्रांसलेशन करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हुआ हो तो मैं क्वेश्चन करा दूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज लिटिल और नो अटेंशन इज गिवन टू प्रोनाउंसिएशन डैश मैथड। ये क्वेश्चन आपका CTET दिसंबर, ये आपका क्वेश्चन CTET दिसंबर 2018 में पूछा गया है। ठीक है, सो इट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं, ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें प्रोनाउंसिएशन पर नो अटेंशन दिया ही नहीं जाता, अगर दिया जाता है बहुत लिटिल बिट, बहुत कम अटेंशन दिया जाता है। ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें प्रोनाउंसिएशन पर बहुत कम अटेंशन दिया जाता है? सो ऑप्शन 1 इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑप्शन नंबर 2 इज SLT, ऑप्शन नंबर 3 ऑडियोलिंगुअल, ऑप्शन नंबर 4 CLT। आप खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए, आई थिंक आपका आंसर आ गया होगा, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। सो आंसर इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज बेसिकली यूज टू टीच डैश डैश डैश। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका CTET दिसंबर 2018 में पूछा गया था। इट्स ऑल्सो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर ये पूरा नहीं हो रहा, ठीक, हाँ स्पेलिंग, थोड़ा स्पेलिंग करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है, किसको टीच करने के लिए यूज़ किया जाता है बताइए। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर 1 इज फॉरेन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर 2 इज रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज स्केच, ऑप्शन नंबर C क्लासिकल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर 4 इज ग्रामर लैंग्वेज। सॉरी, काफ़ी मिस्टेक हो रही है ये, और यहाँ C क्लासिकल लैंग्वेज है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर C है क्लासिकल लैंग्वेज। गिव मी आंसर, आई वेट। सो आंसर इज फॉरेन लैंग्वेज। मैंने आपको बताया था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो मोस्ट ऑफ जो टीच की जाती है वो फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरी स्पीड ऐसी है, जो स्टार्टिंग की वीडियोस थी मैंने उसमें अपनी स्पीड कम की थी। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है सो आप ऊपर देख रहे होंगे 3 आइकन होंगे वीडियो में, वहाँ जाकर आप स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, मुझे स्पीड ज़्यादा सुनने के आता है, अगर मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ देखती हूँ तो मैं स्पीड बहुत ज़्यादा कर देती हूँ उनकी। क्वेश्चन नंबर 3 इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज बेस्ट टू लर्न। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो होता है वो बेस्ट होता है किसको पढ़ने के लिए, किसको सीखने के लिए बेस्ट होता है बताइए। ये क्वेश्चन आपका UPDLED से रिलेटेड है, UPDLED में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 इज नेटिव लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर 2 इज मदर टंग, ऑप्शन नंबर 3 इज फॉरेन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर 4 इज नन ऑफ दीज। सो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड किसको सीखने के लिए बेस्ट है? नेटिव लैंग्वेज को, अपनी मदर टंग को, फॉरेन लैंग्वेज को, नन ऑफ दीज। गिव मी आंसर, आई गिव यू आंसर। आंसर इज फॉरेन लैंग्वेज, बिकॉज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो होता है वो हम किसको सीखने के लिए, फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए यूज़ करते हैं, और किसको पढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, फॉरेन लैंग्वेज को ही पढ़ाने के लिए। अगर पढ़ाने के लिए आए, टीचर पढ़ाएगा फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने के लिए, बच्चा सीखेगा फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए। सो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो होता है फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए होता है। ठीक है, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। If you like this video, please like, share and subscribe my channel and comment also. Thank you. Thanks for keep watching.